हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे साथियों, आपने सही सुना, सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2024 यानी 21 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्यारे साथियों कोई भी साथी हमारे साथ नया जुड़ा है, उनको मैं पहला हमारा रूल समझा देता हूँ। क्या रूल होता है? तो ना तो आपको क्लास ये लाइक करनी है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको फोन को करना है हॉरिजॉन्टल मोड पर और क्लास को पूरी देखना है। क्लास को पूरी देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है प्यारे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर बुरी भी लगे ना तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पर कमी थी, ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब बाद में ही करना, ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहे। अगर आप नहीं चाहते इस प्रकार की क्लासें मिले हमें दोबारा, तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो चलेंगे आज की क्लास पर, और आज की हमारी क्लास रहने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जो प्यारे साथियों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में पूछी जाती है। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं एक और बात बता देता हूं कि अब तक हमने सीडीपी के 11 प्रीवियस ईयर पेपर, कितने 11 प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ किए हैं। और एक पेपर में सीडीपी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30। यानी अब तक हमने सीडीपी के 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार। उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बात करें कौन सा सब्जेक्ट, हम बात करते हैं मैथ की। तो प्यारे साथियों मैथ के भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं। मैथ के वो चाहे लेवल फर्स्ट के हो, वो चाहे लेवल सेकंड के, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और बात करें हम ईवीएस की, जो लेवल फर्स्ट में पूछी जाती है, उसके भी ऑफिशियल पेपर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ है करवा रखे। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए ना सीटेट के, वो आपको ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करा रखे हैं। और बात रही हमारी साइंस की प्यारे साथियों, तो साइंस के भी करवा रखे हैं। अब बच गई पेडागोजी। तो पेडागोजी की आने वाली है महा मैराथन प्यारे साथियों। वो लेवल फर्स्ट के लिए भी होगी, लेवल सेकंड के लिए भी होगी। हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सभी की पेडागोजी साथ में आ जाएगी। मैथ की, ईवीएस की, सीडीपी, सारे के सारी पेडागोजी एक साथ इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, और 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका, प्रश्न नंबर 1। तो क्या है प्रश्न नंबर 1? ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1। शानदार। इनमें से कौन में? इनमें से यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमें बताना है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। क्या विकास एक धारणीय एक आयामी होता है? गलत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि विकास क्या होता है? बहुआयामी। क्या होता है प्यारे साथियों? विकास होता है बहुआयामी। इसी प्रकार आपसे पूछे जाएंगे, विकास होता है बहुआयामी, आपको मिलेगा विकास एक आयामी होता है। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। और देख लेते हैं विकास के बारे में क्या क्या जानकारी आपको मिलती है इस क्वेश्चन के माध्यम से। और हमारा तरीका भी है, एक क्वेश्चन का हम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। विकास क्या हो गया? बहुआयामी हो गया। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास क्या होता है?
ऊपर से तो नीचे की ओर होता है, और केंद्र ये मान लीजिए केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होता है क्या? विकास। क्या होता है? विकास। और ये टॉपिक आपको है विकास और वृद्धि टॉपिक से, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन 3 सिद्धांतों से आपके 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन, एक पूछा जाएगा समावेशी कक्षा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रगतिशील कक्षा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित। ये आपको किस प्रकार बताए हैं? अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, सभी में ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लगाए तो जाकर लगा लीजिए प्यारे साथियों। सीटेट अब की बार है 110 प्लस पार, 110 प्लस पार, 90 प्लस नहीं रहा हमारा, अब 110 प्लस। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। जी हाँ, विकास आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है, वातावरण यानी पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, संस्कृति से भी प्रभावित होता है, संस्कृति से भी प्रभावित होता है। आगे देखिए, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। जी हाँ, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो हमें गलत दे रखा है, विकास एक धारणीय या एकायामी है होती है। नहीं, विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है प्यारे साथियों? बहुआयामी होता है। अब विकास से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको, विकास से कोई भी क्वेश्चन, एक और बता देता हूं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी विकास शेषवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, वृद्धावस्था में विकास होता है, और कौन सी किशोरावस्था में भी होता है प्यारे साथियों। सभी अवस्थाओं में विकास होता है, लेकिन वृद्धि निरंतर नहीं होती है। ये अंतर होता है वृद्धि और विकास में। और वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ लीजिए बस आप, आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से एकदम सही होगा, एकदम सही होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं करवाया, बहुत क्वेश्चन करवा दिए प्यारे साथियों, 5 या 6 क्वेश्चन करवा दिया आपको। इसी तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत तो विकास के गामक विकास पर, या भाषा विकास पर, या संज्ञानात्मक विकास पर, नैतिक विकास पर। और आपको पता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। गामक विकास और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप सीटेट लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों। और इसमें आएगा शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास में लागू होता है। कौन से विकास में? गामक विकास में, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? भाषा विकास। भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? भाषा का विकास आप अपने ऊपर लेकर देखिए। आपने भाषा सीखी थी ना, कौन से समय में ज्यादा सीखी थी भाषा? क्या अब सीख रहे हो? क्या बचपन में सीखी थी? क्या जन्म से पहले ही सीख ली थी, या मध्य बचपन? देखिए, क्या जन्म से पूर्व आपने भाषा सीखी थी, या प्रारंभिक अवस्था में, मध्य बचपन में, या युवा अवस्था में? तो आप भाषा का विकास सबसे पहले संवेदनशील अवस्था मानी जाती है प्रारंभिक अवस्था को। किसको मानी जाती है? प्रारंभिक अवस्था को। यानी प्रारंभिक अवस्था में जिस तरह की भाषा बालक को सिखाई जाएगी उसी तरह में बालक ढल जाएगा। अगर आप बालक को कहोगे कि बालक नहीं बेटा, आप किसी से बतलाओ या किसी से बात करो तो क्या कहकर बोलो? जी लगाकर बोलो। तो वो जी लगाकर बोलेगा, जैसे पापा जी, मम्मी जी। अगर शुरू में से ही आपने नाम लेकर सिखा दिया, पापा का नाम जैसे कोई भी है, जैसे प्रकाश हो गया, तो पापा का नाम प्रकाश, तो बच्चा भी क्या बोलेगा? प्रकाश इधर आ।
प्रकाश। और अगर आपने सिखाया पापा जी, तो वो बोलेगा पापा जी इधर आना, पापा जी इधर आना। यानी प्रारंभिक अवस्था में जिस तरह आप बालक को सिखाओगे उसी तरह वो सीखेगा। तो भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी हो जाएगी? प्रारंभिक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और बालक की भाषा पर प्रभाव है ना प्यारे साथियों, आस पड़ोस का भी पड़ता है, माता पिता का भी पड़ता है, संस्कृति का भी पड़ता है, और पर्यावरण यानी आनुवंशिकता का भी पड़ता है। किसमें? भाषा के विकास में। जिस तरह का वातावरण होगा बालक उसी तरह की भाषा सीखेगा। आप बालक की भाषा से उसके वातावरण का अनुमान लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? भाषा से बालक के वातावरण का, किस तरह का उन्हें वातावरण मिल रहा है। आपने देखा होगा प्यारे साथियों, कुछ बालक बहुत अड़बादी अड़बादी होते हैं या बहुत शैतान होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता ये बड़ा है छोटा है, सीधे ओए ऐसे सुना होगा ना। और कई बालक ऐसे होते हैं, अंकल जी, भाई जी, मम्मी जी, पापा जी, ताऊ जी, ताई जी, प्रणाम, पैरों को छूता है कई बालक। इस प्रकार के होते हैं। यानी उन्हें किसी और ने नहीं सिखाया, उसके वातावरण ने सिखाया, उसके माता पिता ने सिखाया है। और बालक के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? माता पिता का होता है। किसका होता है? माता पिता का होता है। चलिए नेक्स्ट। और वर्तमान में क्या चल रहा है? फोन देकर भुला देते हैं। बच्चे को फोन दिया और छुटकारा पाया। और फोन में वो किस तरह की देखते हैं? मोए मोए। किस प्रकार की रील्स देखते हैं? मोए मोए वाली रील देखते हैं। और प्यारे साथियों, वो मोए मोए ही सीखेंगे बाद में। क्या सीखेंगे? मोए मोए ही सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? शानदार क्वेश्चन है। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं। यानी बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को जानना प्रारंभ करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है प्यारे साथियों? ये हमें पूछा है। तो वो कहलाता है प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक समाजीकरण। और हमें क्या है? परिवार दे रखा है। और प्रारंभिक समाजीकरण में कौन आते हैं? माता पिता आते हैं। आस पड़ोस आता है, आस पड़ोस यानी पड़ोसी आते हैं। और कौन आता है? और वातावरण आता है। कौन आता है? वातावरण आता है प्रारंभिक समाजीकरण में। ये कौन से भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रारंभिक समाजीकरण में नहीं है। माता पिता, आस पड़ोस, वातावरण और विद्यालय। तो विद्यालय नहीं है। तो विद्यालय क्या है प्यारे साथियों? विद्यालय है द्वितीय समाजीकरण। किस प्रकार का विद्यालय? द्वितीय समाजीकरण है। और प्रारंभिक समाजीकरण कौन है? माता पिता, आस पड़ोस, वातावरण। तो बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को जानना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं कौन हूं, इसका क्या लगता हूं। विद्यालय जाने से पहले सीख जाता है ना बालक, इसका मैं भाई लगता हूँ, इसका मैं बेटा लगता हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरे अंकल जी हैं। और प्यारे साथियों, भाषा भी सीख जाता है। जिस प्रकार वो बोलता है ना, घरों में ही बोलना स्टार्ट कर देता है बालक। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। एक बार स्टार्ट करता है ना वो, 1 2 3 इस प्रकार सीख लेता है घरों में। विद्यालय जाने पर तो आगे सीखता है। घरों में हम लगभग 2 या 3 साल का हो जाता है ना, तब सिखाने स्टार्ट करते हैं। बोल बेटा, 1 को 1, 2 2, ए अनार, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। लेकिन प्यारे साथियों, वर्तमान युग क्या हो रहा है? सिखाया नहीं जाता, बल्कि थैला टांग कर वैन में बिठा दिया जाता है 2 साल के बच्चे को। और पहले 6 साल तक के बच्चे को घर पर रखा जाता था। उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो जाता था और फिर वो पढ़ने लगते थे ना। तो प्यारे साथियों, आपको पता है किस प्रकार पढ़ते थे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए।
आ गया ना क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग से। और क्वेश्चन क्या है देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? सामाजिक परिक्षेप पर आधारित है, परिक्षेप आना चाहिए था, सामाजिक परिक्षेप पर आधारित है नैतिक चिंतन। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये रहे उसके चरण, क्या है? चरण है। और हमें पूछा है सामाजिक परिक्षेप कौन से चरण से संबंधित है, तो वो है पारंपरिक चरण। क्या है? पारंपरिक चरण, यानी ऑप्शन नंबर 2। और ये आपको कब आएगा? जब आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ोगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ोगे, जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ लीजिए, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ लीजिए और एक बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ लीजिए। इनमें 4 सिद्धांतों से लगभग आपको 9 या 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपका अब की बार बेड़ा पार ही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और हम सभी क्वेश्चन धीरे धीरे कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। और देखिए क्या है, ऋतु आ गई है, फल लगेंगे अब 21 जनवरी को। प्यारे साथियों, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान, नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? नई सूचना आ रही है आपके पास और पहले से मौजूद ज्ञान है, उसमें शामिल करना जीन प्याजे के अनुसार क्या कहलाता है? तो आत्मसात्करण करना, यानी आत्मसात्करण कहलाता है। आपके पास ज्ञान तो है लेकिन नई सूचना आपको मिल रही है और वो पहले से मौजूद आपके पास, फिर भी आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, यानी आत्मसात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मसात्करण कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ये देखिए जीन प्याजे का दूसरा क्वेश्चन आ गया। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। किसका प्रयोग करने लगी? शब्दों का। शब्दों का, ध्यान से देखिए, शब्दों का प्रयोग कर रही है और यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब वह तर्क करने लगी, परंतु आगे थोड़ा सा कटा हुआ है, आगे देखते हैं। परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। वो शब्दों को तो समझने लगी है लेकिन प्यारे साथी वो क्रमबद्धता और संरक्षण नहीं कर पाती है। तो जीन प्याजे के अनुसार मीना कौन सी अवस्था पर है? मीना कौन सी अवस्था पर है? और जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। पहली कौन सी? प्रोसंक्रियात्मक अवस्था। दूसरी कौन सी? संवेगी गामक अवस्था। तीसरी कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं जीन प्याजे के अनुसार है। संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये मिलान करने पूछे जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था प्यारे साथियों? और एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है? जीन प्याजे का कौन सा सिद्धांत है? ये मिलान करने भी दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, मिलाकर आपको दे देगा और कहेगा कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य। इस प्रकार पूछे जाएंगे। आपको सभी इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार प्यारे साथियों पेपर आएगा, ये भी बता दिया जाएगा। और देखिए कौन सी अवस्था में है मीना? तो मीना है प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन है प्रोसंक्रियात्मक। ये 4 ऑप्शन हमें यहीं पर दे रखे हैं। प्रोसंक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेगी गामक और मूर्त संक्रियात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोसंक्रियात्मक, यानी वो जीन प्याजे के अनुसार पहली अवस्था में अभी तक। कौन सी अवस्था में है? पहली अवस्था, यानी प्रोसंक्रियात्मक अवस्था में है। वो शब्दों को समझ पाती है लेकिन उनका संरक्षण या क्रमबद्ध नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चन भी है प्यारे साथियों और ये है लेव वाइगोत्स्की का।
लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है समीपस्थ विकास क्षेत्र का समप्रत्यय किसने प्रतिपादन किया था? तो लेव वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की कौन थे प्यारे साथियों? जिन्होंने ये बताया कि हम किसी की सहायता से किस प्रकार सीख सकते हैं। XMD, ZPD, इस प्रकार के जो है ना, ये गोल घेरा दिया हुआ है और वहाँ पर बालक खेल भी रहे हैं, किसी की सहायता, कोच की सहायता से खेल रहे हैं, या कोच की सहायता से किसी और को सिखाया जाता है, फिर और को सिखाया जाता है। इस प्रकार यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र का समप्रत्यय किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए लेव वाइगोत्स्की फिर से आ गया प्यारे साथियों। किसका आ गया? लेव वाइगोत्स्की का। और हमें अभी देखा था समीपस्थ का क्षेत्र सिद्धांत, समीपस्थ का क्षेत्र सिद्धांत दिया था। और समीपस्थ का क्षेत्र और क्षेत्र प्यारे साथियों समीपस्थ यानी आस पड़ोस, और आस पड़ोस में कौन होते हैं? वातावरण में होता है समाज। क्या होता है? समाज होता है। तो कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अधिगम एक सामाजिक क्रिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। क्योंकि बालक किससे सीखता है? समाज से सीखता है, यानी अपने गुरु से सीखेगा तो वो समाज में स्थित है ना प्यारे साथियों। तो एक सामाजिक प्रक्रिया या क्रिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए आ गया ना प्रगतिशील। जो मैंने बताया है ना वही आएंगे क्वेश्चन, देख लेना प्यारे साथियों। आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, जिस प्रकार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसी प्रकार अगर पेपर में ना मिले ना, कमेंट बॉक्स में आकर लिख देना सर इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं मिले, आपने हमारा सीटेट अब की बार खराब कर दिया। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? कौन सी विधि का उदाहरण है? व्यक्तिगत अधिगम। कौन सी विधि? व्यक्तिगत अधिगम। तो देखिए निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं, मौखिक दंड का प्रयोग नहीं, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं, केवल अधिगम का मूल्यांकन के सिद्धांत पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। जी हाँ प्यारे साथियों, अधिगम का मूल्यांकन न करके अधिगम के लिए मूल्यांकन। और ये मैंने आपको अंतर भी बताया है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है और अधिगम का आकलन में क्या अंतर है। पीछे वाले प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने सब कुछ बता रखा है। अब तो हम फटाफट कर रहे हैं, फिर भी फटाफट ही नहीं आराम से ही समझा रहा हूं अब भी प्यारे साथियों, क्योंकि अब की बार 110 पार, 110 पार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फिर सिद्धांत आ गए प्यारे साथियों, और ये सिद्धांत अलग आया जो मैं आपको बता रहा हूं उनसे। और क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा विकास, ये फिर आ गया, विकास सिद्धांत का समर्थन इस बात का करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे साथ, सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे 4 अवस्थाएं थी, पूर्व संक्रियात्मक, स्वेदिगामक, मूर्त और अमूर्त। क्या कठिन है जीन प्याजे में? संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पुरोगामी होता है, भाषा विकास का पुरोगामी होता है भाषा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने समीपस्थ क्षेत्र का विकास या कह दीजिए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत दिया था। और वांडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। वांडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और कौन सा बच गया प्यारे साथियों? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया। देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन। मैंने कहा है ना जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा लेना, 2023 का उठा लेना, 2021, 2022, 2018, 2019, दिसंबर 2019,
जनवरी 2019। सभी में इसी प्रकार मिलेंगे और इसी प्रकार का आएगा। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। और रूढ़िवादिता क्या होती है प्यारे साथियों, जो प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा है ना, कि महिलाएं घर का कार्य करेंगी, पुरुष बाहर का कार्य करेंगे, महिलाएं पढ़ने नहीं जाएंगी, लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी, लड़के पढ़ने जाएंगे, लड़कियां दूसरे घर की होती है, लड़के अपने घर के होते हैं, लड़के अपने घर के होते हैं, लड़कियां रोती नहीं है, लड़कियां रोती है, लड़के रोते नहीं है। ये है लैंगिक रूढ़िवादिता और हमें इसे बदलना है प्यारे साथियों, और बदलेंगे। और देखिए, इसे बदलने के लिए एक अध्यापक में कक्षा को विधि उचित नहीं है, विधि उचित नहीं है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। ये तो सही है, उचित विधि है। लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए उसे चुनौती देना जरूरी है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये गलत है प्यारे साथियों। अलग बिठा देंगे तो लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बढ़ा रहे हैं कि बालक अलग है और बालिकाएं अलग है। क्या कर रहे हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हैं अलग अलग बिठाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जेंडर भेदभाव पर चर्चा कर हम लैंगिक रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करके जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाएं में दिखाई देगी। यानी गैर परंपरावादी यानी जो पीछे से चली आ रही परंपरा है उनके विरुद्ध हम दिखाए ना। बालक बाहर का कार्य भी कर रहा है, लड़कियां भी बाहर के कार्य कर रही है, लड़कियां नौकरी लग रही है तो लड़के भी लग रहे हैं। यानी हमें जो प्राचीन से चली आ रही परंपरा है ना, उनको तोड़ना है। उनको तोड़ेंगे ना तब लैंगिक रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये कक्षा में नहीं करना चाहिए, बालक बालिकाओं को अलग नहीं बिठाना चाहिए। अगर बिठा रहे हैं तो प्यारे साथियों आवाज उठाइए, क्योंकि आपको भी साथ में बैठना है बालक और बालिकाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बड़ा है, नीचे नहीं है, इतना ही है। चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है या 14 है, एक बार देख लेते हैं। 13 है या 13 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 13 नंबर। पारो कौन है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। बढ़ई की दुकान में सहायता करती है, जहां वह लकड़ी के ब्लॉक या टुकड़ों, ब्लॉक क्या होता है, टुकड़े, टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक नापती है। उन्हें हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है। EWS, अच्छा EWS, अच्छा इसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक उपेक्षाओं यानी खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए यहां पर तो वो लकड़ी के टुकड़े लेकर है ना, वो नाप सकती है, अच्छी तरीके से नाप रही है, लेकिन मैथ में कमजोर है। ये थोड़ी सी बात आपको ऐसे नहीं लग रही कि बालिका को अगर लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाए तो वो नाप सकती है, हो जाएगा ना, गणित की गणना कर सकती है ना टुकड़ों के माध्यम से, हाँ कर सकती है। तो यही इसका आंसर मिलेगा। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारा के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन किया जाना चाहिए। यानी बाहर, यानी वो अपने पिता के साथ किस प्रकार सीख रही है उसका भी समायोजन करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। और देख लीजिए सभी ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे जैसे कोई कुछ ही हो प्यारे साथियों। पारो को कहना चाहिए उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है, गलत। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव और वह वेदन को बढ़ावा देना चाहिए, गलत। देखिए पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल में सीखे गए ज्ञान से पृथक रहने के लिए कहना चाहिए, नहीं। सभी नेगेटिव मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव आंसर होगा। और आपको मैं बता दूं, सीटेट में जो पॉजिटिव आंसर निकल रहा हो ना, वो आंसर सही होता है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल
ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? किस बुद्धि के मूल है ये हमें बताना है। तो भाषिक, ध्वनि क्या है? भाषिक, लय, शब्द, ये क्या है? भाषिक बुद्धि के मूल है। तो ऑप्शन नंबर 3, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्या है? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा की कक्षा के आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। तो कौन सी अधिक उपयुक्त रहेगी? सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 सहयोगी प्रायोजित कार्य। ऑप्शन, ओहो यही हो जाएगा, आगे क्यों पढ़ रहे हैं? सहयोगी प्रायोजित कार्य यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये शानदार क्वेश्चन है और आएगा भी प्यारे साथियों 2024 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन प्यारे साथियों। इस प्रकार के जो है ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो टपक ही जाता है पेपर में। और ऑप्शन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है? तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? शिक्षार्थियों को किस प्रकार की लय निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लय निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य के लिए? जी हाँ, ये सही है। तो बाकी गलत हो जाएंगे। असफलता से बचने का लक्ष्य वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य, ये सभी क्या है? गलत है। मात्र ऑप्शन नंबर 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य यानी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे साथियों शानदार क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम नहीं है? समावेश का नियम नहीं है। विभेदन, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये समावेश नियम है। ये तो नियम है और हमें नियम ही पूछा है। देखिए, ध्यान से पढ़ना होता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़ना होता है। हम नहीं पर चल रहे थे। समावेश का नियम है, ये हमें पूछा है। नहीं पूछा, नहीं पूछा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगर इस प्रकार आ जाता, निम्न में से समावेश का नियम नहीं है, विभेदन या भेदभाव भी समावेश का नियम नहीं है, मानकीकृत अनुदेश भी नहीं है नियम, पृथक्करण या नामांकित करना भी नहीं है, और यहां पर आता उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाता। लेकिन हमें पूछा है समावेश का नियम है। ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, नहीं और है ये तो खास कर पढ़ना होता है, क्योंकि हमने यहीं पर गलती कर दी तो आगे जरूर करेंगे प्यारे साथियों। लेकिन हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि करत करत अभ्यास है, ये आपने सुना ही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना समावेश का नियम है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है, उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमित स्कूल जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। यह क्वेश्चन शानदार रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे साथियों क्या है? शानदार देखिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन अलग तरीके से हैं और ये लेवल का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहयोग होगी? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, यानी किसी नए कार्य को करना, नए तरीके से नए कार्य को करना, क्रिएटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है, यानी सृजनात्मकता कहलाती है। तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना सही है। ये क्या करती है? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। कल्पना करना, हम इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार हो जाएगा, यानी बढ़ावा दे रही है। विचार मंथन पर बल देना,
विचार मंथन पर बल देना प्यारे साथियों, ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। अभिसारी चिंतन पर बल देना गलत। असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी सही है। यानी कोई असहमति कर दे और उसके प्रति सहनशील बने रहना, क्रिएटिविटी, यानी 1 2 4, 1 2 4 जिस ऑप्शन में वह राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4, तो देखिए 1 2 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो ये गलत। 1 2 3 दे रखा है तो ये गलत। 2 और 4 दे रखा है लेकिन 1 नहीं दे रखा, तो ये गलत। 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, एक संवेग, क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आगे वाला भी हमें दिखाई दे रहे, और छोटा करना पड़ेगा, बस इतना सही है। अब आपको सभी दिखाई दे जाएंगे। एक संवेर चिंतन आत्म विमोही वाले छात्र जो आयोजित स्तर के सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, तो सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण नहीं है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों से छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या अतोत्साहित, नेगेटिविटी है ना, उत्साहित, कि कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए, नेगेटिव सजा देनी चाहिए, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी मात्र ऑप्शन नंबर 1 में मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है प्यारे साथियों, तो ध्यान से देखिए इसको। हमें कथन भी दे रखा है और कारण भी दे रखा है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, और हमें बताना है, ऑप्शन चुनने हैं इस प्रकार। ये बढ़िया क्वेश्चन है। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने के योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने, वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। ये तो क्या है, सही है। क्योंकि प्यारे साथियों पाठ्य पुस्तक आपने याद कर ली, उसके बाद उगलने, यानी यहां पर नाम ये दे रहा है उगल देने। उगल देना मतलब रिपीट करना, दोहराना जोर जोर से। ए फॉर एप्पल, ए इस प्रकार का पाठ्य पुस्तक है। जैसे जीन प्याजे के वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार, जीन प्याजे सिद्धांत का अनुसार, संज्ञानात्मक सिद्धांत का अनुसार, इसके अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। जीन प्याजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। 1 नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 नंबर, इस प्रकार रटना यानी उगल देना, ये क्या उचित है। और एक है प्यारे साथियों पाठ्य पुस्तक याद हो गई, उस पर जिज्ञासा शांत करने या क्रियाशील होने के लिए प्रश्न पूछना कि सर जीन प्याजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था जिस प्रकार दे रखी है अमूर्त अवस्था, उसमें सर क्या होता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा बालक, तो उसमें ज्यादा योग्यता होगी ना। जी हाँ प्यारे साथियों, उसमें विकास ज्यादा होगा इस तरीके से। आगे देखिए, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील व सामाजिक है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। क्रियाशील भी है स्वरूप अधिगम का, सामाजिक भी है। और हमें ये तो पता ही है अधिगम सामाजिक है, किसने कहा था, अधिगम सामाजिक है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। और ये क्या हो गया, ए और आर दोनों सही, आर सही से व्याख्या भी कर रहा है ए की, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संकल्पना मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर 4, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4 संकल्पना मानचित्र कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन बड़े इसमें लेकिन क्वेश्चन छोटा है। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है,
आंतरिक प्रेरणा। और प्रेरणा कितनी प्रकार की होती है? प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाहरी प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा का क्या अर्थ होता है? जो अंदर से भाव निकल कर आता है ना, वो आंतरिक प्रेरणा, या अंदर से यानी खुद खुशी का महसूस होना, वो आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा क्या होती है? जो बाहर से दिया जाता है, जैसे पुरस्कार हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, किसी प्रकार का जो बाहर शाबाशी हो गई, गुड हो गया, जिस प्रकार टीचर देते हैं ना हमें गुड, बेटर, वेरी गुड, ये क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा है। इनाम हो गया, पुरस्कार, ये सभी क्या है? बाहरी प्रेरणा। और अंदर हमें क्या बताना है? आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो देखिए, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। घड़ी दिलाएंगे, और घड़ी कहाँ से आएगी? बाजार से, यानी बाहरी। क्या है? बाहरी प्रेरणा के कारण वो पढ़ रही है कि मुझे घड़ी मिलेगी, और न मैं अगर 90% लेकर आऊंगी तो मुझे घड़ी मिलेगी, इसलिए वो पढ़ रही है, यानी बाहरी अभिप्रेरणा है। इसमें कौन सी अभिप्रेरणा? बाहरी अभिप्रेरणा है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। रोमी कौन है? रोमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। टीवी देखने देंगे, यानी बाहरी आ गया फिर प्यारे साथियों। उसे खुद को तो नहीं हुआ ना कुछ भी, तो ये भी आ गई बाहरी अभिप्रेरणा। क्या आ गई? बाहरी अभिप्रेरणा। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। प्रशंसा मैंने अभी बताया ना, प्रशंसा हो गया, कोई पुरस्कार हो गया प्यारे साथियों, गुड, बेटर, इस प्रकार वेरी गुड जो टीचर देते हैं ना, वो बाहरी होता है। क्या होता है? बाहरी, यानी ये भी क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा का, बाहरी अभिप्रेरणा। आगे देखिए, अपनी परियोजना कार्य के रवि कौन है? रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। नई जानकारी लेने में क्या रखता है? वो रुचि रखता है। और रुचि कहां से उत्पन्न होती है? अंदर से। खुद की रुचि है, इसीलिए वो कार्य कर रहा है, यानी खुद अंदर, अपने अंदर की रुचि, यानी आंतरिक है ये हो जाएगी आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रेरणा कितने, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है? बाहरी अभिप्रेरणा कौन सी होती है? मैंने आपको बता दिया। और प्यारे साथियों, चलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती। कौन सी नीति है जो चिंता का सामना नहीं करने देती? देखिए, छात्रों को अधिगम, प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये तो चिंता का सामना करने देती है। छात्रों को लघु उपविधि, यथार्थवादी, ये भी करती है चिंता अनुभव। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। एक दूसरे से तुलना करना छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27? रचिता कौन है? रचिता एक गणित अध्यापिका है। कौन है रचिता? एक गणित अध्यापिका है। और मैं आशा करता हूं आप भी इस प्रकार एक बार अध्यापक लगेंगे प्यारे साथियों, और अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों से सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। किसका? त्रुटियों का विश्लेषण। तो उसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो त्रुटियों को समझाना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28। यह आ गई हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेदन और अभ्यास, संप्रत्यय समझ। प्यारे साथियों, तो इसमें क्या आएगा? संप्रत्यय समझ। ऑप्शन नंबर 4 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 29। और क्या है क्वेश्चन नंबर 29?
बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? क्या व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, क्या पुनरावर्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा प्यारे साथियों, क्या जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और चलते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन नंबर 30 पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की विधि है। तो अन्वेषित अधिगम ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे साथियों, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, और मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो अब लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में बता देना किस प्रकार की क्लास लगी है। और जी हाँ, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा देना और ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार वीडियो लेकर। महामैराथन भी इस चैनल पर मिलने वाली है, तो जुड़ जाइए बस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपके भाई, आपके दोस्त, आपके गुरु, आपके सर को प्यारे साथियों, विक्रम वर्मा को। जय हिंद, जय भारत।